नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अमित रतूड़ी। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा को लेकर बात करें तो 14 फरवरी को मतदान हो चुका है। 10 मार्च को रिजल्ट आना है, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर 10 मार्च को कौन-सी सरकार, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, इन 2 पार्टियों में से कौन-सी पार्टी सरकार बनाएगी उत्तराखंड में। क्योंकि बात करें तो 2002 से लेकर 7, उसके बाद अगर हम बात करें 12 फिर 17 यानी 5वीं विधानसभा का चुनाव यहाँ पे चुनाव हो रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर राजनीतिक पार्टियों से भी हम मिलते हैं, दलों से मिलते हैं, सभी का ये कहना है कि हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार लोग क्या कहते हैं? तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे आज जय सिंह रावत जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने लंबे समय, एक लंबा अरसा, एक बात करें 1 दशक से ज़्यादा उन्होंने अपनी पत्रकारिता में गुज़ारा है। उन्होंने तमाम चुनाव उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखे हैं। अगर ख़ास तौर पे हम बात करें विधानसभा के चुनावों को लेकर, लोकसभा के चुनाव भी उन्होंने देखे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड जो यूपी से अलग हुआ था, उसके बाद लगातार 4 बार चुनाव है, 5वां चुनाव चल रहा है विधानसभा का। इनके ऊपर हम इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार का जो चुनाव है, इससे पहले जो चुनाव हैं 4 विधानसभा के, उन चुनाव से कितना अलग आप मानते हैं, कितना हटकर मानते हैं आप इस चुनाव को? इन 4 चुनाव जो हुए उनमें से केवल प्रचंड बहुमत पिछले 2017 के उसमें मिला था, और जो पहला चुनाव हुआ था उसमें केवल वर्किंग जो मेजॉरिटी जिसे कहते हैं, स्पष्ट बहुमत जो था 2002 में मिला था। उसके बाद तो 2007 में चुनाव हुए, वो भी हंग थी असेंबली, और उसके बाद 12 हुआ। 12 में भी स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला। त्रिशंकु विधानसभा थी। इस समय भी ऐसे आसार लग रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा की संभावना है। लेकिन पहले ही ऐसा होता था कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती थी, 2007 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी, उसकी सरकार बनी। 2012 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस सरकार बनी। लेकिन इस वक्त कुछ परिस्थितियां भिन्न लग रही हैं। टक्कर कांग्रेस में और बीजेपी में बराबर है, और ये हो सकता है कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कांग्रेस सरकार बनाए, क्योंकि उसमें बीएसपी वाले हैं, निर्दलीय हैं और सारे लोग हैं। और आप जानते हैं कि इसमें तो हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है, पहले ही शुरू हो जाएगी। और ये भी है कि बीएसपी इस समय बीजेपी के करीब है, तो अगर उनके 2-3 भी आते हैं तो प्लस बीजेपी के लिए हो जाता है। और बीजेपी रिचेस्ट पार्टी है, अब तो खुलेआम बोलियां लगती हैं इस वक्त। तो उस स्थिति में ये है कि अगर कांग्रेस 36 सीट नहीं ले आती है, तो जरूरी नहीं कि कांग्रेस सरकार बनाए, तो हो सकता है बीजेपी भी सरकार बना सकती है। सर, एक चीज़ अहम रहेगा, आपने लगातार चुनाव कवरेज किया 2002 के उसमें, जब उसके बाद 7 फिर 12 फिर 17। 17 में हम मान सकते हैं मोदी लहर में बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार आई थी। उससे पहले 2012 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन मार्जिन कम था बीजेपी और कांग्रेस के बीच, लेकिन फिर भी सरकार बना ली थी। उसका 2007 की हम बात करें तो बीजेपी रही थी, उससे पहले फिर कांग्रेस रही थी। इस बार के चुनाव में क्या आपको लगता है कि मोदी फैक्टर ने काम किया है? क्या आपको लगता है कि जो जनता के बीच ये मैसेज गया है कि महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा और स्वास्थ्य हो, इन चीज़ों का आपने कुछ महसूस किया कि जनता के बीच कि जनता इन चीज़ों के ऊपर, इन चीज़ों के विपरीत मतदान किया हो जनता ने? नहीं, दोनों, मुझे जो दोनों चीज़ें नज़र आई। मोदी फैक्टर भी नज़र आया और एंटी इनकम्बेंसी भी नज़र आई। महँगाई है, बेरोज़गारी है, दूसरा कुशासन रहा है, दूसरा सत्ताधारी दल के लोगों का जो अहंकार होता है, वो भी रहा है। 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं, तो लगातार इनको इसका मतलब तो ज़ाहिर है कि मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने उनका शासन ठीक नहीं था। अगर ठीक होता तो उनको क्यों बदला जाता? तो वो था, लेकिन मोदी फैक्टर भी था इससे निश्चित रूप से। और अगर मोदी फैक्टर नहीं होता तो इनकी बहुत दुर्गति होती है बीजेपी की इस समय। तो आज अगर सत्ताधारी दल अगर टक्कर में है, तो मोदी फैक्टर की वजह से है, जो उनका हिंदुत्व का जो कार्ड चला था, उसकी वजह से टक्कर में है, वरना तो कोई संभावना इनकी दूर-दूर तक नहीं थी सत्ता के में उसका बहुमत के पास जाने की स्थिति। एक और चीज़, बीजेपी, कांग्रेस जिनको हम बोलते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने राज्य को निर्माण में अहम भूमिका निभाई, लेकिन इस चीज़ को, चूँकि आप वरिष्ठ पत्रकार, आपने इन सब चीज़ों को उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जब से उत्तराखंड के राज्य आंदोलन चला, आपने वो भी कवरेज किया है। उसके बाद से जब उत्तराखंड अलग राज्य बना, उसके बाद 9 नवंबर को, तब से आपने सब चीज़ें देखी आपने।
यहाँ पर आप कमी मानते हैं कि यूकेडी का लूप होल की एक ऐसी पार्टी, क्योंकि हमने देखा है कि जब बंगाल में चुनाव हुए थे बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो जेपी नड्डा हों राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे वो अमित शाह हों, तमाम राजनाथ सिंह हो, तमाम नेता वहाँ पर गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के जो तृणमूल कांग्रेस के किले को वो ढाने में नाकामयाब हुए थे। ममता बनर्जी परिप्रेक्ष्य में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो उनकी अपनी वो क्षेत्रीय पार्टी है, वो वहाँ पर स्टैंड है। यूकेडी क्यों स्टैंड नहीं हो पाई? यूकेडी की स्टैंड अब आप ये लगाइए कि जो व्यक्ति बीजेपी में शामिल हो चुका हो और उसको टिकट ना मिले और वो एकदम बीजेपी छोड़ के यूकेडी में आए और उसको सीधा अध्यक्ष बना दिया गया हो, एक। दूसरी बात ये है कि ये पहले जब आई तो 2007 में बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी के साथ हो लिया। 2012 में आए कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस सरकार में हो लिए। उसके बाद एक व्यक्ति ने तो बीच छोड़ के दोनों चलो, प्रीतम सिंह यूकेडी छोड़ के बीजेपी में आ गए, क्योंकि उनको उससे मतलब सत्ता से केवल मतलब था, कुर्सी से मतलब था। वही दिवाकर भट्ट का भी था, वही कुर्सी से मतलब है। इन लोगों का जो है अपनी विश्वसनीयता न होने की वजह से ही यूकेडी की ये दुर्दशा हुई है। और अभी तो संभावना है कि एक आध सीट वो जीत सकते हैं, जीतने की संभावना है, लेकिन मीडिया में तो मीडिया ने उस काबिल भी नहीं समझा यूकेडी को। आपने देखा कहीं यूकेडी का नाम ही लेने वाला मीडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज यूकेडी का नाम ही नहीं ले रहे थे, सब आपकी बात कर रहे थे। आप पता नहीं कोई कहीं किसी की जमानत बस्ती भी है नहीं बस्ती है, ये भी ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है तो मैक्सिमम जितने आपके हैं उनकी जमानतें किसी की बचने वाली नहीं है, इक्का दुक्का किसी की बच जाए तो बच जाए। लेकिन जो कैंपेन में या मीडिया की नजरों में तो तीन ही पार्टियां थी, आप थी, बीजेपी थी, कांग्रेस थी। यूकेडी कहीं थी भी नहीं, बीएसपी भी कहीं नहीं थी, मतलब जब हम डिबेट होती थी वो होती कहीं भी नहीं होती थी। तो ये है कि इनका कुछ चरित्र की वजह से भी रहा है, आज से ही नहीं। शुरू में जब शुरू की बात थी तो समाजवादी पार्टी के साथ हो लिए थे जसवंत सिंह, जिसकी सरकार आती है उसके साथ ये हो लेते हैं, मतलब कुर्सी के लप पाते हैं। दूसरी बात, केवल क्षेत्रवाद ही नहीं चलता ना, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल मैच्योरिटी की भी जरूरत होती है। इनमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी की भी कमी रही है। जो उत्तराखंड आंदोलन और आ रहा था, साहब अरे तुम विधानसभा का तो बहिष्कार करते, तो लोकसभा का बहिष्कार क्यों कर दिया? लोग उसी समय हो जाता, लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार नहीं करते तो कम से कम 2 सीट उस समय जीतते, बड़ी बात होती है। तो आज यूकेडी आज स्थिति में होती है, उत्तराखंड के जो हित थे ज़्यादा सुरक्षित होती है, क्योंकि भाई क्षेत्रीय दल है, वो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं। तो वो नहीं है, तो वो जिनके नेताओं का चरित्र की वजह से अभी भी संभावना है, जिसकी अगर माने कोई जीत भी जाते हैं, जिसकी पार्टी उनको किसी से कुर्सी से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल कुर्सी से मतलब, जहाँ कुर्सी मिल जाए उधर शामिल हो जाता। तो ये इनके पतन का भी ये कारण रहा है। और जनता तो चाहती थी कि यूकेडी जैसा क्षेत्रीय दल आए, ताकि जो राष्ट्रीय दल है उनकी जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाए। एक बार एक पार्टी आ रही है, दूसरी बार दूसरी पार्टी आ रही है, तो वो उसके लिए कौन वो दोषी है? यूकेडी वाले, उसका नेतृत्व तो दोषी है। 50 बार तो टूट जाते हैं, तो यही उनकी दिक्कतें रहती है। आम आदमी पार्टी की बात करेंगे सर। आम आदमी पार्टी इस बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है, 27 विधानसभा सीटों चुनाव लड़ रही है। तमाम घोषणाएं की हैं, रोजगार गारंटी की योजना की बात हो, फ्री बिजली का हो, महिलाओं को पर मंथ 1000 रुपये या 2000 रुपये देने की बात हो, 5 लाख से शायद ज़्यादा बेरोजगार युवाओं को जो है रोजगार देने की बात हो। तमाम सारे उन्होंने वादे किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने लगातार दौरे किए हैं, मनीष सिसोदिया ने लगातार दौरे किए हैं। कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी बनाया, उन्होंने गंगोत्री से चुनाव लड़ा भी रहे हैं। क्या लगता है आपको आने वाले 5 साल बाद, क्योंकि इस साल की बात आपने बता दी कि आम आदमी पार्टी जमानत भी नहीं बचा सकती, लेकिन आने वाले 5 साल के लिए क्या आम आदमी पार्टी कुछ सीटें जीत पाएगी या कितना फैक्टर डाल पाएगी चुनाव में आने वाले 5 साल बाद जो चुनाव होंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की गलती ये थी कि वो दिल्ली और उत्तराखंड में अंतर नहीं समझ पाए। दिल्ली और उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक, जो सांस्कृतिक, जो भौगोलिक जो अंतर है, वो समझ नहीं पाए, और जो घोषणाएं वहाँ करते रहे यहाँ भी वही करते रहे। दूसरी बात, हर चीज़ वो उन्होंने माहौल खराब किया। हर चीज़, बिजली भी फ्री ले लो, पानी भी फ्री ले लो, हमको ये तो तुम लुटवाते जाओ। लेकिन ये नहीं बोला कि भाई आप इतना जो कर रहे हैं, इतनी जो वादे कर रहे हैं, इतने पूरे कैसे करेंगे? तो वो जो हवा हवा में रही है, हाँ, तो इन्होंने ये समय जो, अगर कांग्रेस हारेगी तो इनकी वजह से हारेगी।
बना इनका अगर इनका कोई उपलब्धि है तो कांग्रेस को डैमेज करने के अलावा इनकी कोई उपलब्धि है नहीं। और अभी से अगर जब तक आपका उत्तराखंडीकरण नहीं हो जाएगा तब तक तो ये करते रहेंगे। मुझे लगता है कि पहले भाग गए थे, इतने लोग फौज के जनरल आए हुए थे, इतने आईएएस आईपीएस लोग, सारे उम्मीदें थी लोगों की ये नया कुछ करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड में केवल सरकार बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ की जो राजनीति है वो राजनीति बदलने की जरूरत है। जो है ना, जिस तरह से हुआ कि एक बार कांग्रेस आ गई, एक बार बीजेपी आ गई, चाहे आप कुछ करो, लूट लो, रेप कर लो, डाका डाल दो, कुछ कर लो, आपको टिकट ले लो, जीत जाओगे। तो ये माहौल बदले जाने की जरूरत है। आदमी की योग्यता नहीं देखी जाएगी, उसका कमिटमेंट नहीं देखा जाएगा, उसकी मतलब जो 10वीं पास भी नहीं है, जिन पर गंभीर आरोप हैं, हत्या के आरोप हैं, रेप के आरोप हैं, तो 10 किस्म के आरोप हैं, वो पार्टी के नाम से चुनाव जीत रहे हैं। इससे पहले हुआ, अभी हुआ। तो वो राजनीति बदले जाने की जरूरत थी, मुद्दों की राजनीति होने की जरूरत थी। अभी आपने देखा होगा क्या हुआ, आखिर में दोनों दल पर फिर काय पर आए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बात चली आई, वो कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात चली आई। और अपनी उपलब्धियां बताने के बजाय, अपने कमिटमेंट के, अपनी पॉलिसीज बताने के बजाय आप इन मुद्दों पर भूल गए कि भाई आपने 100 दिन में लोकायुक्त की बात की थी, आपने वो गैरसैंण का क्या किया? अब तो गैरसैंण भी नहीं है। और जो भूमि का कानून जो खत्म कर दिया, जो उसका सत्यानाश कर दिया, जिसके बारे में कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि हम हिंदू हैं, हिंदुओं के नाम पर वोट ले लो। तो ये व्यवस्था बदले जाने की जरूरत थी, ताकि लोगों को इनकी नीयत समझ में, नीति और नियत समझ में आ जाती। वो जब तक वो लोग समझेंगे नहीं तब तक तो बदला नहीं जाता। तो ये उम्मीद की जा रही थी ये बदलेंगे, लेकिन तभी जाएंगे जब समाज में जाएंगे। पहले समाज का दिल जीतेंगे ना, तभी तो खुद भी जीत पाएंगे। पहले अपनी विश्वसनीयता स्थापित करें, जैसे यूकेडी वाले अपनी विश्वसनीयता स्थापित नहीं कर पाए। तो विश्वसनीयता नहीं है तो नहीं हो, तो चले गए। एक 4 आए, 3 आए, 1 आए, खत्म हो गए। हो सकता है इस बार एक आध आ जाएगा, जो आएगा भी तो वहीं जाएगा जहाँ सरकार बन रही होगी, ताकि कुर्सी मिल जाए। तो इस तरह का जो है, इससे तो यहाँ व्यवस्था बदलने की जरूरत थी। राजनीतिक जो चरित्र था, राजनीतिक जो संस्कृति थी, उसको बदले जाने की जरूरत थी। सरकारें तो बदल ही रही हैं, बदलती हैं, एक बार एक बात ही दूसरी बात। अच्छा, लास्ट सवाल ये है कि 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लगभग 6 दिन का वक्त रह गया है। आप क्या देखते हैं, लगभग कितना मार्जिन से कौन पार्टी रहेगा, कौन बीजेपी कांग्रेस कितने अंतर से रहेंगे आगे पीछे? और आपका जो व्यक्तिगत जो अनुभव है, जो आपका आप व्यक्तिगत जो सर्वे है, जो आपने अपना अंदरूनी किया होगा, क्या लगता है आपको इस बार के चुनाव में? क्योंकि वोटर भी काफ़ी साइलेंट रहा इस बार। साइलेंट रहा, लेकिन जिस तरह से ध्रुवीकरण जाति के, वो धर्म के आधार पर करने की कोशिश की गई, लोगों को क्या होता है कि जो भी तानाशाह होते हैं वो पब्लिक का, जो जनता के दिमाग को ब्रेन वॉश कर जाते हैं, उनको सोचने समझने की शक्ति समाप्त कर देते हैं। मतलब अब मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई आप डाका डाल दो, कुछ कर दो, लेकिन आप एक पार्टी का टिकट ले लो, वही कहोगे हम हिंदू है या मुसलमान है, आपकी क्वालिफिकेशन वही है। आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। इस तरह से जब तक लड़े जाएंगे तो फिर यही स्थिति होगी। तो पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस, क्योंकि एक बार है टर्न वाइज है कि एक बार कांग्रेस आती, बीजेपी आती, क्योंकि यहाँ के लोगों में एंटी इनकम्बेंसी का भी है, लोग रहता है। वो इसलिए रहता है कि जो राजनीतिक दलों के अहंकार हो जाते हैं, वो भी होता है, नएपन की भी चाह भी होती है। तो इसलिए होता है, हिमाचल है, कई कई जगह है कि एक बार एक पार्टी आती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी आती है। तो उस ढंग से तो लग रहा था कांग्रेस का रुझान स्पष्ट नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हो सकता है 40 सीट क्रॉस कर सके। लेकिन बाद में जो हुआ, जो धार्मिक ध्रुवीकरण किया, जैसे जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसी के उसमें नहीं था, घोषणा पत्र में नहीं था, न ही किसी ने बोला, लेकिन अफवाह चलाओ। तो आजकल ये है कि कौन पार्टी कितना अफवाह फैला सकती है ना? तो सोशल मीडिया पर हर जगह भाई लोग जो आए हैं वोट मांगने, घर घर जो आम रखे हुए थे, वो कुछ नहीं जानते। वो तो केवल 2 चीज जानते हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ठाकुर है या ब्राह्मण है, उस ढंग से वो बात करते हैं। आप समझे, कोई राजनीतिक उनका तो कोई है नहीं, है ना? तो उस वजह से बाद में जो हुआ, फिर मोदी की टक्कर होने के बाद जीतेगा तो मोदी ही। जब मोदी जी खुद ही बोलते हैं भाषण के आखिर में
जीतेगा तो मोदी ही, अपने आप ही बोलते हैं। तो इस तरह का जब देश का सर्वोच्च नेता भी करे तो उस ढंग से लोगों का जब ब्रेन वॉश हो गया है तो उससे लगता है कि टक्कर बराबर बराबर की नजर आ रही है। लेकिन इसमें भी मुझे लगता है कि अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी कांग्रेस ही मेरे को दिख रही है, क्योंकि उसमें पहाड़ों में इस रूलिंग पार्टी के खिलाफ गुस्सा था, कर्मचारियों में गुस्सा था, पुलिस वालों में गुस्सा था, गृहिणियों में गुस्सा था, क्योंकि गैस भी 1100-1200 को पहाड़ों में जगह 1200 रुपये का एक सिलेंडर मिल रहा है। अब वहाँ कुछ प्याज सब्जियां भी उगा नहीं पाते, बंदर शुअर खा जा रहे हैं, सब्जियां तक मैदान से जा रही हैं। अब आप कल्पना करो गोभी क्या भाव होगी आपके उसमें मुखवा में या बटवाड़ी में या मुनस्यारी में, आप समझ लो। और क्या कहते हैं प्याज क्या भाव होंगे। तो वो वाली मार भी उसका भी है, उसमें नजर आता है। लेकिन कांग्रेस अगर 36 सीट नहीं ले जाती है तो मुझे नहीं लगता वो सरकार बना पाएगी, एक। और अगर ये कम से कम अगर बीजेपी अगर 30 से नीचे आती है और कांग्रेस 36 सीट क्लियर ले जाती है तो तब कांग्रेस सरकार बनाने की संभावना है। और 36 से 33-34 भी आती है तो बीजेपी सरकार बना लेगी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस बीजेपी ने अपना नेता तो उनको घोषित किया गया था धामी साहब को, है ना। तो अभी लगता है अगर धामी साहब जीत जाते हैं खटीमा से तो उनकी दावेदारी तो बनती है। अगर क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी की नहीं आती है तो मुझे नहीं लगता कि धामी अगले मुख्यमंत्री होंगे। वही मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा जो जो नहीं जो जोड़ तोड़ करने, जो बीएसपी निर्दलीय वगैरह सबको तोड़ने की क्षमता रखता हो और अपने पार्टी साथ मिलाने की क्षमता रखता हो, वही बनेगा। और वो मुझे लगता है वो स्किल, पॉलिटिकल स्किल धामी में या इनमें किसी में नहीं है। तो हो सकता है वो संभावना है कि निसंग आदि पर किसी पर बीजेपी दांव लगा सकती है। लेकिन ये क्लियर है कि अगर कांग्रेस 36 सीट नहीं ली जाती है तो सरकार बनाना कांग्रेस का मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी। पूरी बात आपने सुनी है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। 10 मार्च को नतीजा आएंगे, 6 दिन का वक्त है, लेकिन पूरी बात आप सुनी आपने 2002, 7, 12, 17। लेकिन 2022 का चुनाव कुछ अलग है, हटकर है। और इस बार का चुनाव इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जहां अपना नाक का बचाने की सवाल है कि क्योंकि 2017 में 57 सीट लेके आई थी, इस बार उन्होंने 60+ का नारा दिया था। लेकिन तमाम जो विशेषज्ञों की राय है, जो राजनीतिज्ञों की राय है, जो वरिष्ठ पत्रकारों राय, वो यही कहना है कि भाई बीजेपी अगर 30 से प्लस आती है, यानी 40 से नीचे नीचे आने की संभावना है। कांग्रेस 36+ के आसपास का बताया हुआ है, लेकिन त्रिशंकु संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है उत्तराखंड के 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन देखना अहम होगा, दिलचस्प होगा 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो किसके सर पर ताज सजेगा, जनता किसके सर पर ताज सजाएगी, ये आपको देखना 10 मार्च के लिए इंतजार करना पड़ेगा। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।